सो व्हेन टू सेल का सही आंसर है जब आपको टर्मिनल वैल्यू कोई स्टॉक का आपको नजर आता है कि ये खत्म हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम, तो आप बारबेडोस के पिच पे खड़े हो गए हैं बैटिंग करने को और पुराने जमाने के कॉटनी वॉल्श आ गए बॉलिंग करने और समझिए एम्ब्रोज आ गए हैं, तो आपको पहला 1 घंटा पिच पे टिका रहना पड़ता है। मैं विकेट नहीं खोऊंगा, चाहे 1 घंटे में 20 रन ही बनाए 12 ओवर 15 ओवर में। देखिए मैं हिंदी भाषा में बोलता हूँ, शिकार को खरीदो शिकारी को नहीं। बिकॉज आप अगर आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, आपको लगता है बगल वाला 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उससे बात कर ले, हम लोग ले लें, दोनों ड्यूप्ले बना लें, कुछ कर लें। आप अगर उसका फ्लैट 40 लाख का होगा ना, आप पूछने जाओगे सुबह चाय पे कि यार बॉस बेच देगा क्या, वो सीधा 50 लाख बोलेगा आपको 40 या 20 या 15 स्टॉक आइडियाज मिलने बहुत मुश्किल है। आपको 8-10 मिल गए, आपकी लाइफ बन गई। सो द गवर्नमेंट ऑफ यूएस, द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड द फेड आर द 2 बिगेस्ट बुल्स ऑन द ग्लोब। और जब तक वो ठीक है, आप ठीक रहेंगे। तो इफ यू डोंट हैव कैपिटल, यू हैव टू कट एक्सपेंसेस। आपको पीवीआर के शोज नहीं जाने हैं, आपको रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है, एंड इट लुक वेरी डिस्ट्रॉइंग, बट इनिशियली दैट्स द ओनली वे आउट। डबल इन वन आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको छक्का मारना है तो क्रिस गेल की तरह मारना है कि 15 मीटर बाउंड्री लाइन के पीछे जाए। P into 1 plus R by 100 to the power of n। क्लास 5 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। R is the rate। हम जिंदगी भर इसी लगाते थे, क्या रिटर्न देगा, क्या रिटर्न देगा, अरे भाई n को बढ़ा दो, नंबर ऑफ इयर्स। बट अगर आप शेयर बाजार से अमीर होना चाहते हैं तो कम से कम 10x इन 10 years आपको करते रहना होगा। दिस इज 26% CAGR। आप 10 लाख से शुरू हुए, 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 10 करोड़, 30 साल में हिसाब लगा लीजिए। बाय आस्किंग द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ टू सेल और व्हेन टू सेल, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के माइंड में कि अपना इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो कब उसमें से हम लोग बाहर निकले, कब हम लोग सेल करें। तो क्या गाइड करेंगे आप इन्वेस्टर्स को? देखिए इसमें 2 तरीके हैं देखने की। अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट देखेंगे, सो यू वुड वांट टू सेल एवरी क्वार्टर एंड बाय द नेक्स्ट क्वार्टर, बिकॉज इफ योर कंपनी हैज रिपोर्टेड लोअर अर्निंग्स, द brokerages will come out and say it's a sell. If you have an IT company and there are fears of recession, they will say come out and sell. But you cannot do that. It's not a game of musical chairs. So when to sell का सही आंसर है जब आपको टर्मिनल वैल्यू कोई स्टॉक का आपको नजर आता है कि ये खत्म हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम। फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टेक यू बैक, और when to sell इवेंट्स बहुत कम होते हैं बढ़िया कंपनी के लाइफ में। फॉर एग्जांपल आई टेक यू बैक टू एन इवेंट भारती एयरटेल 2003 to 2008, huge money, huge profits, but 2008 you had almost sold an इंटरनेट an Airtel सिम टू एवरी सेकंड इंडियन। आप कहां बेचने जाओगे? तो भारती बोला अब मैं जाऊंगा अफ्रीका बेचने। तो द मैनेजमेंट वाज टेलिंग यू दैट इंडिया इज सैचुरेटेड, सो दैट वाज द टाइम टू सेल। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप ऑब्नॉक्शियसली लार्ज हो जाता है तो अर्लियर वी यूज्ड टू फियर इट। सो इन कोविड टाइम्स वी हैड बजाज फाइनेंस व्हिच फेल फ्रॉम 4800 to 1800 एंड एवरीवन यूज्ड टू से इसको बेचो बेचो बेचो। क्यों? क्योंकि इसके लोन रिकवरी में प्रॉब्लम होगी। बट दैट डजंट मीन यू हैव टू सेल अ स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी सीमेंट कंपनी है जिनका इनपुट फॉर एग्जांपल कोल है एंड क्रूड है और वो है, तो ऑब्वियसली एक क्वार्टर खराब होएगा। आपके पास मीडिया कंपनी है जिनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड विल बी इंपैक्टेड बिकॉज FMCG guys are trying to manage their own margins. So you don't sell them. You sell only when you think that there is a permanent destruction in the economic character of that business and beyond. For example, two-wheelers in the 90s, they made huge money. Early 2000, 2001, 2002, 2003, you had almost saturated. So Hero Honda, Bajaj Auto, बेच दो भाई, घर चलो। और बजाज ऑटो ने खुद ही बोल दिया when it went into insurance. So that way. राइट। एक चीज इसमें और भी है सेलिंग से रिलेटेड कि कई बार इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं, मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे कि हम प्रॉफिट बुकिंग कब करें, और मतलब हम अपने गोल बेस पे प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर जैसे आपने बताया कि जब आपको सिचुएशन दिखे तब प्रॉफिट बुकिंग करें। तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ज्यादा डिस्कशन प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर था, लॉस बुकिंग के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। और प्रॉफिट अगर आप डबल पे करोगे तो आप कभी 4 times नहीं बना पाओगे। आप 5x पे प्रॉफिट बुक करोगे तो 10x नहीं बना पाओगे। तो एज एन अर्ली इनिशियल इन्वेस्टर ही सो शेकी अबाउट द मार्केट, ही ओनली हर्ड बैड स्टोरीज अबाउट द मार्केट। उसको लगता है ये पैसे टेबल पे पड़े हैं कैसीनो में, उठा लो जल्दी से नहीं तो कोई और ले लेगा। दैट्स नॉट द वे टू डू इट। इफ योर कंपनी इज डिलीवरिंग ग्रोथ, आप प्रॉफिट बुक ना करें, स्टॉक 20% 30% गिरेगा, स्टे ऑन विद इट। बट हाँ, अगर आपका इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ अ बिजनेस खराब हो गया तो 20% कॉस्ट प्राइस से भी नीचे आए बेच दो। ये मत बोलो कि मेरा भाव आएगा तो मैं बेचूंगा। सो आप जितना जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे उतना आप अपने आप को यू विल स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग मल्टीप्लाइड गेन्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और यंग ऑडियंस को हम ये नहीं समझा पाते कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। आपके थॉट्स क्या है? आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहें, किसी को समझाना चाहें कि भाई आप इक्विटी में आए हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ, तो क्या कैसे आप बोलना चाहेंगे उसको? देखिए सोचने का ये है सबसे बेस्ट बात कि जो अमीर हुआ है शेयर बाजार से वो लॉन्ग टर्म से ही हुआ है। आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो आपके रेस्टोरेंट के खर्चे और कहीं का छोटा मोटा वेकेशन ही निकलेगा। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ इन द सेंस वर्किंग लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बगैर मुझे नहीं, आई डोंट नो एनीवन हूज डन इट। सो एटलीस्ट 10 years ऑफ कंसिस्टेंट। सो इन मार्केट्स वी से सर्वाइविंग इज विनिंग। इफ यू कैन सर्वाइव यू विल विन। तो आप बारबेडोस के पिच पे खड़े हो गए हैं बैटिंग करने को और पुराने जमाने के कॉटनी वॉल्श आ गए बॉलिंग करने और समझिए एम्ब्रोज आ गए हैं, तो आपको पहला 1 घंटा पिच पे टिका रहना पड़ता है। मैं विकेट नहीं खोऊंगा, चाहे 1 घंटे में 20 रन ही बनाए 12 ओवर 15 ओवर में, बट यू डोंट हैव टू लूज योर विकेट। सो देयर आर टाइम्स इन द मार्केट वेयर यू विल हैव एन कर्टली एम्ब्रोज बॉलिंग बीमर्स एट यू लाइक इट वाज 2 months बैक, लाइक इट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। आप परेशान होइए, आप लोगों को फोन करिए, आप व्हाट्सएप चेक करिए, आप ट्विटर पढ़िए, जो करना करिए, लेकिन शेयर मत निकलने दीजिए डीमैट से। अगर आप शेयर निकलने दे दिए तो वापस सेकंड इनिंग्स में बैटिंग मिलेगी, उस इनिंग्स में वापस बैटिंग नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू लुक एट इट दैट वे। हां, बट अगर आपकी कंपनी गड़बड़
गड़बड़ हो गई है, फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, तो पहले जीरो मार के 20% नीचे करके आप बेचिए। अगर आप डर के नहीं बेचेंगे कि भाव घट जाएगा, तो कोई और बेच के और बेच लेगा। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर कंपनी, इफ अ फ्रॉड हैज बीन आइडेंटिफाइड, इफ देयर इज अ परमानेंट कैरेक्टर प्रॉब्लम इन अ कंपनी, इकोनॉमिक कैरेक्टर हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यू सेल द स्टॉक 20% डाउन, बिकॉज़ इफ यू डोंट सेल इट, समबडी इज गोइंग टू नॉक इट ऑफ 40%। तो वो एंगल से सोचना चाहिए। आपने बोला कि जो कंपनीज बहुत सारी एक्विजिशन करती हैं, आप उनसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्यों उनसे आप दूर रहना चाहते हैं? देखिए, मैं हिंदी भाषा में बोलता हूँ, शिकार को खरीदो, शिकारी को नहीं। बिकॉज आप अगर आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, आपको लगता है बगल वाला 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उससे बात कर ले, हम लोग ले लें, दोनों ड्यूप्ले बना लें, कुछ कर लें। आप अगर उसका फ्लैट 40 लाख का होगा ना, आप पूछने जाओगे सुबह चाय पे कि यार बॉस बेच देगा क्या, वो सीधा 50 लाख बोलेगा आपको, 40 नहीं बोलेगा। चाहे नॉर्मल केस में वो 40 में ही बेचता। सो व्हेनेवर यू बाय समथिंग, यू हैव टू ऐड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गूगल एंड यू बॉट यूट्यूब, आपने 100x कर लिया बिकॉज आपने अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू एंटायर चीज को लेवरेज कर लिया। इफ यू आर फेसबुक एंड यू गॉट इंस्टाग्राम और यू गॉट व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में कल मैं पेमेंट सिस्टम बिठा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो जस्ट टू ऐड रेवेन्यू और जस्ट टू ऐड टॉप लाइन, देन आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। बट इफ यू डूइंग एन एक्विजिशन एंड एज एन इन्वेस्टर, ऑल आर people over here who are watching the show and who are trading the markets, सब basic intelligence वाले हैं, उनको समझ आ जाएगा कि acquisition सिर्फ revenue top line और grow और profit bottom line ऐड करने को है, कि इसके साथ revenue बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नॉट अ रिकमेंडेशन, ग्रासिम अभी सोच रहा है मैं पेंट बिजनेस में चला जाऊं, तो ग्रासिम का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ग्रासिम ऑलरेडी जानता है कौन घर बना रहे हैं, जिनको सीमेंट सप्लाई करता है, बोलो बॉस मेरा भी पेंट ले लो, इट्स वेरी इजी। तो यू आर एक्चुअली लेवरेजिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। और पेंट तो कभी ऑनलाइन बिकेगा नहीं कि अमेजन में आप गए और 2 लीटर पेंट मंगा सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। तो ग्रासिम गेटिंग इनटू पेंट और ग्रासिम बाइंग इन पेंट कंपनी is not a bad acquisition. But for example, tomorrow, if Infosys buys a cement company, then I'll say, ये क्या हो रहा है भाई? Like that. आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि ग्रोथ कंपनीज में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हाई डिविडेंड यील्ड भी होना चाहिए। तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता कि ग्रोथ कंपनीज और हाई डिविडेंड यील्ड ये कैसे साथ में चलेगा? नहीं चल सकता है, बिकॉज अगर हाई डिविडेंड यील्ड में ये बोलता हूँ कि जब लास्ट में, फॉर एग्जांपल, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। अगर मैंने ग्रोथ कंपनी लिया जो 40% ग्रोथ कर रही है, 30% ग्रोथ कर रही है, फॉर एग्जांपल, एंड इट्स ग्रोइंग एट 30%, तो कैश फ्लो जो आ रहा है वो सारा यूज हो रहा है केपेक्स के लिए, बिकॉज केपेक्स आप नहीं लगाएंगे तो नया ग्रोथ नहीं आएगा। लेट्स अज्यूम द ग्रोथ स्टॉप्स and there is no further market because saturation ho gaya, whatever happens, the product changes or whatever happens, right? And the growth stops, then but still your company is generating some amount of earnings every year. So then if that company distributes those earnings back to its shareholders as dividend, then the dividend keeps the stock price from falling. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्टॉक लिया था पेज इंडस्ट्री, 350, सबको पता है कहानी, बोर भी हो गए होंगे लोग सुनकर, जो अभी 14-15 हजार में हमने बेचा 2015 में, बिकॉज हमें लगा ग्रोथ नहीं होगा। बट 2015 से 2018 तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया, 3-4 साल, बिकॉज ग्रोथ आ नहीं रहा था। Then suddenly post the lockdowns, page started moving up. So the reason was, and the stock did not fall 50% because it was a free cash company. तो वो कैश फ्लो से वो कंपनी डिविडेंड दे रही थी। तो अगर डिविडेंड यील्ड का मतलब है फ्री अगर कैश फ्लो आ रहा है और डिविडेंड यील्ड आता है, तो आपका स्टॉक 50-60%, नॉर्मली ग्रोथ कंपनीज फॉल 60% व्हेन द ग्रोथ स्टॉप्स। But if you have a dividend buffer there, so the company, instead of doing that capex because there is no growth in the future, it would distribute the money back to you as a shareholder. तो वो हिसाब से देखना चाहिए। Only a good business combined with good management can create value. तो अब इन दोनों को एक लेमैन इन्वेस्टर कैसे ढूंढे? एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छी मैनेजमेंट, क्या क्या उसे पॉइंट्स देखने चाहिए? देखिए, अच्छा बिजनेस मुझे लगता है अल्कोहल का बिजनेस बड़ा बढ़िया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स। खराब मैनेजमेंट आया, विजय माल्या खराब कर दिया। अच्छा मैनेजमेंट टाटा, खराब बिजनेस में घुस गए 100 साल से कर रहे हैं स्टील। आज पिछले 20 साल में टाटा स्टील का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से भी कम है 25 साल में। तो ब्रिलियंट बिजनेस, टाटा से अच्छा क्या मैनेजमेंट होगा। बट वो जब टाटा स्टील में घुस गए, सो सेम टाटा जब बोलता है मैं सॉफ्टवेयर करूंगा, तो गुड मैनेजमेंट मीट्स अ गुड बिजनेस, वो बना लेते हैं टीसीएस, जो आज के दिन टाटा का मार्केट कैप का मुझे लगता है इट्स अबाउट 70-80% ऑफ द एंटायर टाटा ग्रुप्स मार्केट कैप। एंड अ बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस, तो बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप बकरंगी ले लीजिए, वो बिजनेस का कोई इंटरनेशनल मॉडल ही नहीं था, मैनेजमेंट कहां से आए कौन आया पता भी नहीं चला। सो दैट इज हाउ, और मे बी बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस, अपने माल्या जी को पकड़ लो आप, वो किंगफिशर एयरलाइन उड़ाने चले गए। सो बैड मैनेजमेंट इन अ बैड बिजनेस सीधा जीरो होता है। तो वो एंगल से देखना चाहिए। और क्योंकि गुड मैनेजमेंट इन अ गुड बिजनेस एक रेयरिटी है, आपको 40 या 20 या 15 स्टॉक आइडियाज मिलने बहुत मुश्किल है। आपको 8-10 मिल गए, आपकी लाइफ बन गई। जहां आप 8 से ऊपर जा रहे हो, राइट, आपके रिटर्न्स धीरे धीरे कम नहीं होंगे, लेकिन वो जो ख्वाब है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मैं यहाँ से मारू छक्का, मतलब वही वाली बात है ना, 100 स्टॉक ले लिया, एक स्टॉक का 1% एलोकेशन, वो 100 गुना भी हुआ तो आपका पोर्टफोलियो डबल ही हुआ। 100 गुना कितने बार होंगे लाइफ में, और आप 100 गुना हुए, आप रख लें उस स्टॉक को, बेचे नहीं, डरे नहीं गिरने पे, इट्स अ रेयरिटी, लेकिन वो डबल ही करता है पोर्टफोलियो। एलोकेशन इज द रियल थिंग। ट्विटर पे आपने बोला था वेदर गेटिंग रिच वाज अ मैटर ऑफ चॉइस और चांस, तो ये क्या थॉट था इसके पीछे प्लीज? देखिए, चॉइस वाली बात ये है कि
आपके पास छोटा कैपिटल है, मैंने इसे छोटा विल स्टार्ट विद 5, 7, 8 लाख, बिकॉज 1-2 लाख तो आज के बाजार में, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, बट आप पहुंचोगे कहाँ? 1 लाख को 10 गुना करोगे तो 10 लाख पहुंचोगे, फिर 10 गुना करोगे तो 1 करोड़ पहुंचोगे। पहले तो 10-10 गुना आप कर पा रहे हो कि नहीं, फिर उसके बाद यू आर हिटिंग ओनली 1 CR व्हिच आफ्टर 20 years, because if you do 26% CAGR you make 10 times in 10 years. तो if you don't have capital you have to cut expenses. आपको PVR के शोज नहीं जाने हैं, आपको रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है, and it looks very destroying. But initially that's the only way out. You have to look for alternative revenue streams. अब मैं काफी जनों को बोलता हूँ, यहाँ पे आदमी खट रहा है, अगर दुबई जाके गाड़ी चलाए, ड्राइवर बन जाए 3 साल, तो शायद ज्यादा पैसा कमा ले। इट डजंट मीन यू हैव टू बिकम अ ड्राइवर, इट मींस दैट यू हैव टू लुक एट रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आप शाम को कोई काम कर लें, सुबह कर लें, ट्यूशन कर लें, वो पैसे को इक्विटी में डालिए। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। आप शाम को काम करोगे, ट्यूशन करोगे, अब बच्चों को पढ़ाओगे, अगर आप इंजीनियर हो तो आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, 9-10 मैथ्स पढ़ा सकते हो, वो कैपिटल लीजिए। वो फिर चॉइस हुआ आपका कि आप शाम को टीवी नहीं देख रहे हो और वो बिग फाइट नहीं देख रहे हो और कैसे एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिशियन चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, वो आप छोड़कर यू आर डूइंग दिस। तो मुझे लगता है देखिए, चांस अगर होगा ना, if you make money by luck, you are going to lose it again by bad luck, because good luck cannot be your own personal thing. Good luck से पैसा बनेगा तो bad luck आके ले जाएगा, और choice जब होएगा कि मुझे तो करना ही करना है, और जहां आपको लगेगा कि ये पैसा जा रहा है, you have to exit. For example, मैंने बोला स्टॉक, कोई गड़बड़ हो गया, स्टॉक नीचे है तो आप बेच के निकले, तो choice means कि you have to destroy or you have to let go a lot of your daily things of little happiness. That is like, मैं रात को शाम को 1 घंटा मैं मूवी देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे, बात देखनी अच्छी बात है, लेकिन 5 साल बाद देखना यार, पहले पैसे बना लो, लोगों को कुछ कराओ, रेवेन्यू जनरेट करो। या दैट क्या बात है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सबके लिए कि हम लोग पैसिव इनकम के तो दीवाने हुए पड़े हैं और एक्टिव इनकम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी पैसिव इनकम के रिसोर्सेज हम लोग बनाएंगे। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेसिकली ये बात है कि भाई आपने पहले अपनी सैलरीज, अपनी रेम्यूनरेशन, अपना बिजनेस बढ़ाना है, वहीं से पैसा निकाल के जो है आपने इन्वेस्ट करना शुरू करना है इक्विटीज में, तभी आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। चांस की बात नहीं है कि आप बैठे रहेंगे और अचानक से अमीर हो जाएंगे। तो एक बात मुझे बताइए कि बहुत सारे ना, मतलब जैसा आपने बताया कि बहुत छोटी अमाउंट के साथ आजकल जो है उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। मैं बात करता हूँ ऐसे व्यक्ति की जो 20,000 रुपये महीने की सैलरी पे काम कर रहा है, राइट, या वो ओवरऑल पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके भी 20,000 रुपये कमा पा रहा है, बिल्कुल एकदम लेमैन की बात कर रहा हूँ। क्या वो स्टॉक मार्केट में कुछ वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस अपना शुरू करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? मतलब उसके बेस्ट रूट क्या रहेगा जो 20-25,000 वाला व्यक्ति है? नहीं कर सकता। एंड विद नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोरलाइज एनीवन, मतलब आप ये कहना है कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं और मैं अमेरिका का ट्रिप करके आना चाहता हूँ, बताइए सर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आप या तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 20,000 में आप खाएंगे, आप रहेंगे, आपके पैसे उड़ जाएंगे। तभी आपको डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करने हैं। आप ट्यूशन कर लें सुबह शाम, बहुत पैसे मिलते हैं ट्यूशन करके। मुझे लगता है ट्यूशन करके आदमी 50-60 रुपए आज के दिन कमा सकता है। तो बेसिक आपका दिन का समय उधर गया, सुबह ट्यूशन करें, शाम को ट्यूशन करें, कुछ भी करें। और ट्यूशन अच्छा काम है, मैं और कोई काम इधर उधर करने नहीं बोलूंगा, 200 थिंग्स टू डू इन लाइफ, बट ये करके यू हैव टू इंक्रीज इनकम फर्स्ट। मतलब पैसे ही नहीं है तो कैसे बनेगा? या फिर कोई अमीर घर की लड़की से शादी कर ले, लेकिन वो तो आपके हाथ में नहीं है। राइट, क्या बात है। तो मतलब आपका कहना है कि अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाई जाएं और उसके बाद अपना सबसे ज्यादा सेविंग का अमाउंट बढ़ाएं, इनकम का अमाउंट बढ़ाएं, सेविंग का अमाउंट बढ़ाएं, और फिर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सुबह 6 बजे से लेकर अगर कोई रियली काम करना चाह रहा है, रात के 9 बजे तक उसके पास टाइम है। अब आप कैसे एलोकेट कर सकते हैं? आप 5:30, 5:15 पे उठें, 6 बजे तक रेडी हो जाएं। अब आप क्या काम कर सकते हैं? 10 बजे आपकी ऑफिस स्टार्ट होती है, ऑन द वे जाना है, क्या करना है। सो यू हैव अ लॉन्ग विंडो। हम उसको आधा ही यूज करते हैं। नहीं, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, आराम से उठेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, देखें कल शाम को क्या हुआ बिहार में, किसकी गवर्नमेंट उलट गई, ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन क्या आज किसको बॉयकॉट कर रहे हैं। राइट। एक बात आपने, और मैं आपको इंटरप्ट करके बोलूंगा, ये सब मेरी पर्सनल चीजें हैं। मैं जब हमारा बिजनेस खत्म हो गया तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे से क्लासेस लेता था, 10 बजे तक की। मैं स्कूल में पढ़ाने आता था पार्ट टाइम, और उसके बाद शाम को मेरी क्लासेस चलती थी 8, 8:30, 9 बजे तक की। तो बच्चे उस समय छोटे थे, हमारा बिजनेस उलट गया था, बट आई जस्ट न्यू कि पैसा बनेगा तो शेयर बाजार से बनेगा, और कैसे मैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड ऑन करूं। मैं हर चीज सिखाता था, करता था। मैं बचपन में, आई एम टेकिंग यू ऑफ द ट्रैक, बट इन कॉलेज टाइम्स आई वाज डूइंग ग्राफोलॉजी, व्हिच इज बाय लुकिंग एट अ सिग्नेचर आई कुड टेल यू योर नेचर। अगर आप साइन करें, मुझे बताएं, मैं बता सकता हूं। मैंने उसकी क्लासेस स्टार्ट की, मैंने स्टॉक मार्केट की क्लासेस स्टार्ट की। वहीं से मेरी थॉटफुल इन्वेस्टर बुक आई, बिकॉज कुछ लिखते you accumulate things. So I'm not saying that I did something. I'm saying that if you want, there are so many hours in a day. You just have to fill up those hours. हमें तो 80 पे डर लगता है, और आपने एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि 225 हो जाएगा, कि $1 225 रुपए का हो जाएगा इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो इसका कंक्लूजन की आपकी असम्पशंस क्या है, इसका बेसिस क्या है, और ये इंडिया पे कैसे इंपैक्ट डालने वाला है? डॉलर और रूपी की पैरिटी जो होती है, जनरली ये होता है, अगर अमेरिका में फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना और टर्की की करेंसी बहुत लुढ़की है, तो हमारे व्यूअर्स जाके चेक कर सकते हैं लास्ट 1 साल में। अब हाउ डू यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट? टर्की घूमने चले जाए, वहां की करेंसी गिर गई है, बट हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट कि अगर इन्फ्लेशन रेट एक कंट्री का 20% है, जो अर्जेंटीना में 70-80% है, और दूसरी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो दोनों का करेंसी में जिसका कम इन्फ्लेशन है उसका करेंसी डेप्रिसिएशन कम होगा, वो एप्रिशिएट करेगा। दैट इज बिकॉज अब डॉलर इन यूएस मीन्स कि आप 80 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना इंडिया में खरीद सकते हैं, उतना ही अमेरिका में खरीदने के लिए आपको $1 ही चाहिए।
अगर इंडिया में आपको उतना सामान खरीदने के लिए 160 रुपए चाहिएंगे, जो इन्फ्लेशन के कारण होगा, तो उतना ही सामान आपको अमेरिका में खरीदने के लिए $1 चाहिए और 160 हो गया अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो हमारी पैरिटी है एक्सचेंज की वो $1 to 160 हो गई। और इंडिया का इन्फ्लेशन एज अ मैटर ऑफ थिंग अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स हैव बीन अहेड ऑफ अमेरिका बाय एटलीस्ट 4 to 5 परसेंटेज पॉइंट्स। सो अगर आप वो एंगल से देखेंगे तो हर साल मुझे लगता है 3 से 4% कम से कम इंडिया का इन्फ्लेशन अमेरिका से ज्यादा होता है। अमेरिका में 2% इन्फ्लेशन में तो टक्कर के अलावा नीचे, और हमारे लिए 5.5-6% इन्फ्लेशन तो हम 40 साल से देख रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो डिस्पैरिटी ऑफ इन्फ्लेशन विल सेट द एक्सचेंज रेट। एग्जांपल, फेड ने इन्फ्लेशन, बड़ी बात चलती है वॉल्कर की। वॉल्कर ने 1981 में क्या किया, 20% इंटरेस्ट रेट ले गए। ले जाओ फेड 10% इंटरेस्ट रेट, 12% ले जाओ। जब स्टॉक मार्केट आधा होगा ना तो लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे वहां पे। मतलब हमारा खुद का दिमाग खराब हो जाता है, शेयर बाजार डाउन होता है, बोले कौन जाएगा बाहर, छोड़ो यार। इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव कैश, इवन एट दिस स्टेज में तो बाहर नहीं आने की इच्छा नहीं होती है, मार्केट खराब है, छोड़ दो। सो जब मार्केट, इट्स कॉल्ड द वेल्थ इफेक्ट, द नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट। तो फेड रिजर्व नोज कि अगर मार्केट खराब हुआ तो स्पेंडिंग विल बी curtailed automatically by the people out there because 48% are invested into the stock market and they will not vote the government back. So the government of US, the American government and the Fed are the two biggest bulls on the globe. और जब तक वो ठीक हैं, आप ठीक रहेंगे। क्या बात है। एक सर हमें तो डॉलर के प्राइस पे आपसे बात करनी है, डॉलर और रुपी टर्म में क्या चल रहा है। तो एक बात आपने बताई कि आपने बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करी है 4 स्टॉक से, जिसमें है पेंटलून, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो कैसे आपको ये स्टॉक आइडियाज कैसे आए, आपने क्या रिसर्च किया, क्या पैरामीटर्स लगाए, क्या फिल्टर्स लगाए जो आपको ये 4 स्टॉक्स जिससे आप बताते हैं कि आपने बहुत वेल्थ क्रिएट किया? सबसे लंबा जो बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा आपको जब भी पता चलेगा जब कोई इंटरनेशनल मॉडल होगा। तो सो पेंटलून अगर मुझे उस समय इतनी अकल होती जितनी आज मुझे लगती है मेरे में है, तो मैं नहीं लेता, क्योंकि वो अकाउंटिंग इश्यूज थे। वो अपना इन्वेंट्री को कॉस्ट पे नहीं लेता था, वो सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन पे लगा देता था। मतलब इन्वेंट्री के अंदर भी वो पैकिंग करता था और इन्वेंट्री को लेकर भी उसमें बहुत झमेले थे। बट मुझे हर वक्त नजर आया कि वॉलमार्ट ने इतने पैसे बनाए 60s में, 70s में, 80s में। एंड व्यूअर्स शुड अगेन गो इन नोट, वॉलमार्ट से एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी होती थी के मार्ट अमेरिका में, जो फोल्ड अप हो गई बिकॉज के मार्ट वाज ट्राइंग टू गो ऑल ओवर एंड वॉलमार्ट हैड दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन प्लेस मॉडल कि एक जगह से स्टार्ट किए, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर एक और दुकान खोलते जाओ। तो पैंटलून वाज नॉट डूइंग दैट, ट्रेंट वाज डूइंग दैट। तो मैंने पैंटलून ट्रेंट दोनों लिए। ट्रेंट में मेरे 8 गुना पैसे बने, मैं बेच के निकल गया, 6 गुना बने। पैंटलून आई हेल्ड ऑन। सो द आइडिया वाज, लेकिन ट्रेंट आज भी सर्वाइव करता है, आज भी अच्छा काम करता है, बट पैंटलून बंद हो गई बिकॉज पैंटलून एक स्टोर खोलता था कलकत्ता में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा बॉम्बे, चौथा दिल्ली, पांचवा चेन्नई। सो ऑल ओवर इंडिया, सो कोई सिनर्जी नहीं आती थी। सिमिलरली जब वी-मार्ट आया, मुझे लगा शायद आई अगेन फाउंड अ वॉलमार्ट। तो हमने वॉलमार्ट, मैं आपको सिंपलिस्टिक बता रहा हूं, फिर तो बैलेंस शीट देखेंगे, सब ग्रोथ देखेंगे। राइट। बजाज फाइनेंस जब आया तो सिंपल सिस्टम था, इंडिया में कितने जन 30,000 40,000 का लोन लेते हैं, बहुत जन। और जब पर कैपिटा इनकम $2,000 $2,500 से $5,000 पहुंचेगी तो ऑब्वियसली आपकी लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी बिकॉज यू विल हैव मोर फ्यूचर अर्निंग्स टू शो योर लेंडर एंड से कि यार व्हाई डोंट यू गिव मी अ लिटिल मोर बिकॉज आई एम गोइंग टू अर्न अ लिटिल मोर ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। तो बजाज फाइनेंस टाइप कंपनी देखे तो वो एंगल से नजर आया कि लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ। मुझे आज भी लगता है बजाज फाइनेंस नेक्स्ट 3-4-5 साल तक ग्रोथ करेगा। तो ये ढंग से आपको स्टॉक्स देखेंगे अगर आप, तो आपको समझ आएगा कि लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ में ही पैसा बनता है। वैसे पैसे तो हमने डबल, मैंने आपको बोला ना, हमने मेटल स्टॉक्स पे बहुत किए, लेकिन वो कोई मजा वाला बात नहीं है। मेरा पर्सनल अनुमान और व्यूअर्स शुड अंडरस्टैंड एंड दे मे बी दे कैन रिकंसाइल, इफ यू प्ले फॉर अ डबल, पैसे बहुत कम बनते हैं। डबल इन 1 ईयर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको छक्का मारना है तो क्रिस गेल की तरह मारना है कि 15 मीटर बाउंड्री लाइन के पीछे जाए, मतलब स्टैंड पे किसी को लगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छक्का मारूं, बॉल टप के एकदम बाउंड्री लाइन के 2 फुट उधर जा रहा, फील्डर कूद के भी कैच नहीं कर पाया, तो इट्स नॉट अ ब्रिलियंट एफर्ट, इट्स अ बैड एफर्ट। ब्रिलियंट एफर्ट होता है मारो सीधा बॉल स्टेडियम के बाहर। तो आप 1 ईयर गेम, 2 ईयर गेम, डबलर गेम जो खेलते हैं हम लोग, वो गड़बड़ है। अगर आपको 5x दिखेगा कोई स्टॉक तो अल्टीमेटली आपके हाथ में 3x आएगा, बिकॉज हम उतने तो एक्सट्रापोलेट नहीं करते हैं ना। राइट, उतनी में assumption नहीं पड़ी। पेज इंडस्ट्रीज के बारे में सर, पेज में इट वाज वेरी क्लियर, बट पेज में इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं था, बट द कंपनी वाज ग्रोइंग एंड इट हैड अ वेरी inelastic demand and I was wearing jockey and that was the only company that was growing at 30% at that time. फ्री कैश फ्लो सब कुछ होता था उसमें, डिविडेंड देती थी कंपनी बहुत, हर साल डिविडेंड बढ़ा देती थी। एंड मुझे शुरू में तो नहीं लगा 40 गुना 50 गुना होएगा, शुरू में था कि 8-10 गुना होगा, बट देन एज यू मेट द मैनेजमेंट दे एडेड न्यू प्रोडक्ट्स एट लीजर। तो आप सुबह दौड़ रहे हैं तो आप पेज के जॉकी के ट्रैक पैंट पहन के दौड़ रहे हैं। सो कंपनी आपको चलते, जो अच्छी कंपनियां है ना, वो नए नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे काफी व्यूअर्स आईटी सेक्टर से जुड़े हुए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन 2000 एंड माइक्रोसॉफ्ट इन 2022 एंटायरली डिफरेंट कंपनीज, वो तो विंडोज बेचते थे, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का झमेला आ गया था। अब एज्योर एंड क्लाउड और 20 तरीके का काम करते हैं ये लोग। तो द थिंग्स चेंज वेरी फास्ट एंड इफ यू हैव अ गुड कंपनी, द गुड कंपनी विल फाइंड अ न्यू वेज टू ग्रो फॉर यू। इंडिया को आप कैसे देखते हैं नेक्स्ट 10 इयर्स में? देखिए, हमारा जो बेस्ट पीरियड, मुझे एक चीज का मन में आती है, 2003 से 2008 के बीच में ह्यूज लिक्विडिटी फ्लो हुआ था ग्लोबली, जब फेडरल रिजर्व ने यही काम किया था। उस समय हम 7.5-8% ग्रोथ करते थे। इस बार लिक्विडिटी फ्लो के बाद भी हम 4.5% 5% पे अटक गए हैं। आई थिंक हमारा ग्रोथ ऊपर अगर नहीं आएगा, इंडियन इकोनॉमी तो बढ़ेगी, वी विल ऑल गेट प्रॉस्परस एंड थिंग्स विल हैपन, बट वी नीड टू स्टेप ऑन द ग्रोथ। इफ वी डोंट स्टेप ऑन द ग्रोथ,
अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी उतने ज्यादा नहीं होंगे। 2003 से 2008 में आप उंगली दबा के कहीं स्टॉक रख लीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। ओनली थिंग वाज आपको रखने की ताकत होनी चाहिए थी। डर बहुत लगता था। 2006 में मार्केट गिरा था, 2004 में सर्किट डाउन हुआ था, और आपके काफी व्यूअर्स को पता नहीं होगा, शायद स्कूल में होंगे उस समय। सीपीआईएम के लीडर, स्कूल में था 2004 में। तो सुनिए आपको मजा आएगा। सीपीआईएम के लीडर थे एबी बर्धन। तो उनको बोला गया कि सर आप थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट बना रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होगी, ये शेयर बाजार तो गिर गया। उसने बोला भाड़ में जाए शेयर बाजार, और शेयर बाजार हिट डाउन सर्किट। उसके एक ही लैंग्वेज से, भाड़ में जाए शेयर बाजार, हमको शेयर बाजार से कुछ नहीं है। तो ये जो चक्कर होता है ये मार्केट का, उसके बाद भी 2003 से 2008 में तो मेरा करियर बन गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, बिकॉज पैंटालून बढ़ गया, पेज बढ़ गया, पेज तो बाद में आया, टीवी 18 हो गया। बिकॉज मुझे ये था कि पैसे बनाने हैं तो बड़े बनाने हैं। तो इंडिया को कुछ भी हो, आपको 5, 7, 10 कंपनियां मिल जाएगी पैसे बनाने की। यू शुडंट गेट बॉदर्ड बाय इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, ये बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। होना है जिसको वो अपना काम है उनको करने दीजिए, आप इन्वॉल्व मत होइए। आप सोचिए कि मैं अपना टाइम, अपना नॉलेज बढ़ाऊं, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो उस टाइम को आप स्पेंड करिए टू ग्रो एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सो दैट एक फाइनल एक चीज, P into 1 plus R by 100 to the power of n। क्लास 5 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था। R इज द रेट। हम जिंदगी भर इसी लगाते थे, क्या रिटर्न देगा, क्या रिटर्न देगा। अरे भाई n को बढ़ा दो, नंबर ऑफ इयर्स। वॉरेन बफेट की बात हम करते हैं बिकॉज़ 95 तक जिंदा रह गए। P इनिशियल कैपिटल, तो P और N आपके हाथ में है। P इनिशियल कैपिटल, आप एक्स्ट्रा कैपिटल लाइए लगाइए। N नंबर ऑफ इयर्स, वो भी आपके हाथ में। आप इन्वेस्टेड रहिए बाजार से, छोड़िए मत, घटने दीजिए, बढ़ने दीजिए, दूसरी बात है। और R तो खैर हम कंट्रोल करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट कंट्रोल्स द R। काफी लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतना पैसा नहीं चाहिए। पैसा सबको चाहिए, रिस्क किसी को नहीं लेना है। तो एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं तो ऐसा करता नहीं हूं, मेरे लिए तो आर या पार ही लगता है कि यार करना है तो लंबा करना है, 2 महीना 4 महीना स्टॉक नहीं चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग में होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो 4x इन 4 इयर्स होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। बट अगर मैं उस ढंग से देखूं, निफ्टी रिटर्न में आपको सिर्फ आप बीट करेंगे अदर एसेट क्लासेस। उसके लिए आपको अमीर होने के लिए, फाइनेंशियली रिटायर होने के लिए, आपकी ऑपरेटिंग इनकम विच इज योर सैलरी इनकम और सम अदर इनकम हैज टू बी मोर। बट अगर आप शेयर बाजार से अमीर होना चाहते हैं तो कम से कम 10x इन 10 इयर्स आपको करते रहना होगा, विच इज 26% CAGR। आप 10 लाख से शुरू हुए, 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 10 करोड़, 30 साल में हिसाब लगा लीजिए 100 करोड़ होगा। होता नहीं है, बट टारगेट वही रखना चाहिए कि 26% CAGR। और छोटे पोर्टफोलियो में 4, 5, 6 स्टॉक, 8 स्टॉक के साथ आदमी कर सकता है, बड़े पोर्टफोलियो में मुश्किल होता है। तो वो एंगल से सोचना चाहिए। इंडेक्स फंड इज लाइक सुनील गावस्कर पुराने जमाने के टर्म्स हैं, और स्टॉक पिकिंग, हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स इज लाइक कृष्ण चारी श्रीकांत। चल गए तो उस दिन मैच घुमा देंगे अपने आप। राइट, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, बहुत बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने, और बहुत